देखिए ये क्लास 10th का लेसन साइंस का लेसन नंबर 3 है, धातु एवं अधातु। इस लेसन के हमने सभी टॉपिक कवर किए हैं इस वीडियो में। देखते हैं कि पहला टॉपिक देखिए, सबसे पहले है धातुओं के भौतिक गुण। ठीक, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि धातु होती क्या है। तो धातु जिन के अंदर विद्युत धारा प्रभावित की हो सकती है वह धातुएं कहलाती हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल दूँ, लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक, ये और भी बहुत सारी धातुएं हैं, ये वो धातुएं बता रहे हूँ मैं जिसको सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब इनके गुण क्या होते हैं। नंबर 1, सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं, मरकरी को छोड़कर। मरकरी लिक्विड होती है, हम जानते हैं लोहा, तांबा, सोना, चांदी ये सब ठोस होते हैं, तो ये एक इनका गुण हो गया। ठीक, दूसरा गुण, धातुओं की सतह चमकदार होती है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं सारी धातुएं चमकदार होती हैं। ठीक है, सभी धातुओं को पीटकर पतली चादर में या नुकीली वस्तु में बदला जा सकता है। इस बात को भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी लोहा, सोना, तांबी उसे किसी भी तरह से कूट के उसे पतली चादर बना लो, तार बना लो, कुछ भी बना लो, तो ये इसके गुण हैं। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, रेड और मरकरी को छोड़कर। ऊष्मा की सुचालक का मतलब है यदि हम उसे गर्म करें तो वह गर्म हो जाती हैं। ठीक है, ऊष्मा का मतलब होता है हीट मतलब गर्म करना, और सुचालक का मतलब होता है कि वो कुचालक, अगर शब्द यहाँ यूज होता तो इसका मतलब होता है कि वह ऊष्मा की कुचालक है, मतलब उसे गर्म करें तो वो गर्म नहीं होंगी। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब गर्म करने पर वह सभी धातुएं गर्म हो जाती हैं। अच्छा, सामान्यतः धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, कि जो उच्च का मतलब है बहुत ऊंचे, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा है, इन्हें अगर हम गर्म करने लगें तो बहुत टाइम तक हमें आग में जलाना पड़ेगा, तब जाकर ये जो है पिघलेंगे। तो इनके गलनांक जो है बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे नंबर पर 700-800 सेल्सियस ताप पर पिघलते हैं ये। हर धातु का जो है अपना अपना गलनांक है अलग अलग, लेकिन है सबसे बहुत ऊंचे। ठीक, धातुएं आपस में टकराने पर आवाज़ निकालती हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं हम। अगर धातुओं को आपस में टकराएंगे तो उनसे आवाज़ निकलेगी। तो ये क्या हो गए, इनके धातुओं के भौतिक गुण। अब अधातुओं के भौतिक गुण देख लो। अधातुओं के भौतिक गुण जो है इनके जस्ट जो है थोड़े उल्टे बैठेंगे। अब पहला परिभाषा देख लो। वे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा नहीं जा सकती वह अधातुएं कहलाएंगे, जैसे प्लास्टिक, रबड़, ठीक, लकड़ी, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। इनके अंदर जो है विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जा सकती। तो अब इन्हें, प्लास्टिक को देख लो, रबड़ को देख लो, लकड़ी को देख लो, ये कैसी होती हैं। देखिए, साधारण ताप पर सभी अधातुएं ठोस या गैस होती हैं, ब्रोमीन द्रव होती है। केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लकड़ी हुआ या रबड़ हुआ या प्लास्टिक हुआ, उसे अगर हम जलाना चालू कर दें तो वो थोड़ी बहुत देर में ही पिघल जाती हैं। ठीक, अधातुओं में चमक नहीं होती, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। प्लास्टिक में या लकड़ी में या रबड़ में कोई चमक नहीं होती है। सामान्यतः अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सामान्य अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, मतलब अधातुओं में विद्युत धारा नहीं प्रभावित की जा सकती। मैंने यहाँ पर धातु और अधातु की परिभाषा दी है। यहाँ पे देखिए धातुओं की परिभाषा। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है धातुएं कहलाती हैं, मरकरी को छोड़कर। जितनी भी धातुएं हैं, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, इनमें अगर हम विद्युत धारा गुजारें तो जो है इनमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है। ठीक, अधातुएं, वे धातुएं जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं की जा सकती अधातुएं कहलाती हैं, जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी। ठीक, अच्छा, एक है उपधातु। वे पदार्थ जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह उपधातु कहलाएंगे, मतलब उसमें जो है धातु के भी गुण पाए जाएंगे और अधातु के भी गुण पाएंगे। मतलब थोड़े हो सकता है कि उसमें बिजली भी जा सकती हो, ऊष्मा की सुचालक हो, मतलब धातुएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के, लेकिन ये है सभी के गुण एक जैसे हों, उनके भी अलग अलग होते हैं। तो वे धातुएं जिनमें धातु के भी और उपधातु के भी दोनों के गुण पाए जाएं थोड़े थोड़े, तो वह उपधातु कहलाएंगी। ठीक, अब देखिए धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये हमने पहले पढ़े थे। धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ धातुओं के नॉन मेटल्स।
ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर जो है अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। देखिए, धनायन में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, धातुओं के अंदर जो है धनायन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है, तो ये धनायन बन गया। और फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति होती है, तो ऋणायन भी बन जाता। ठीक। देखिए, धातुओं का वायु में दहन। अब धातु को अगर वायु के साथ अगर जला में तो क्या होगा, धातु ऑक्सीजन के साथ दहन करके ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए, Mg धातु ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक। तो जब इसके साथ हम इन दोनों को आपस में मिला के अगर हम हीट देंगे, जलाएंगे, तो क्या बनेगा, 2M मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या कह रहे हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ गर्म करके या दहन करके ऑक्साइड बनाते हैं। काय के, उन्हीं धातु के, जोन सी धातु के साथ गर्म करोगे। इसके साथ अगर यहाँ पर कोई और होती, Na सोडियम धातु होती, तो सोडियम ऑक्साइड हो जाता। ये मैग्नीशियम धातु है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। जैसे यहाँ पर कॉपर धातु है तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो क्या कह रहे हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ गर्म होके क्या बनाते हैं, धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक। अब धातुओं की जल से अभिक्रिया, यहाँ पर वायु से अभिक्रिया पड़ी थी, अब यहाँ पढ़ेंगे जल से अभिक्रिया। तो जल से अभिक्रिया में क्या होता है, धातुओं की जल से अभिक्रिया, मेटल रिएक्शन विथ वाटर। धातु जल के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं और साथ में ऊष्मा भी देते हैं। देखिए, ये पोटेशियम धातु है, ये जल है, इन दोनों की जब हमने आपस में क्रिया कराई तो क्या हुआ, यौगिक बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई और साथ में ऊष्मा भी दी। जब धातु की जल के साथ क्रिया कराते हैं तो यौगिक बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ऊष्मा देते हैं। तो यही हमने लिखा, धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, साथ में ऊष्मा भी देते हैं। ठीक। देखिए, अब ये पढ़ते हैं धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले धातुओं की वायु में दहन, उसके बाद धातुओं की जल से अभिक्रिया, अब पढ़ रहे हैं धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। देखिए, अधिकांश धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। Mg धातु हो गई, H2SO4 अम्ल हो गया। ठीक। जब इन दोनों की आपस में क्रिया कराओगे तो MgSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन अलग हो गई गैस। तो इसी को हम परिभाषा में लिख देंगे कि धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया करा के कंपाउंड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मतलब यौगिक बनता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो इसी को हम परिभाषा में लिख देंगे कि जब किसी धातु की किसी अम्ल से क्रिया कराते हैं तो यौगिक बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है। अब देखिए, धातु कर्म पढ़ेंगे हम। तो धातु कर्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है, एक पहली बात तो ये समझ लें कि धातु कर्म कहते किसे हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अच्छा, इससे पहले ये देखेंगे कि अयस्क किसे कहते हैं। पहला ये है, वह खनिज जिससे आसानी से कम खर्च पर धातु अलग कर ली जाती है, अयस्क कहलाती है। पहला आप मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुने थोड़ी, कि धातु जो होती हैं ये शुद्ध रूप में नहीं होती हैं, ये हमें शुद्ध रूप में बनानी पड़ती हैं। तो ये खानें होती हैं, लोहे की खान अलग होती है, सोने की खान अलग होती है, हर चीज़ की, हर धातु की खान होती है। तो वहाँ से जब हम इन्हें खोद के लाते हैं या निकाल के लाते हैं तो इनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। तो जब वहाँ से खोद के लाते हैं तो उसे बोलते हैं हम खनिज, जिसके अंदर ये धातु और अशुद्धियाँ वगैरह, बहुत तरह की अशुद्धियाँ मिली हुई होती है, तो उस टाइम उसका नाम होता है खनिज। अब उसमें कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धातु निकालने के लिए बहुत सारी गंदगियाँ दूर करनी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रोसीजरों से निकालना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप धातु बनानी पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आसानी से और कम खर्चे में जो है धातु बन जाती है, तो उसे बोलते हैं जिससे आसानी से कहने का मतलब है जिसके अंदर कुछ कम गंदगियाँ हों, कम अशुद्धियाँ हों, तो उसे बोलेंगे अयस्क, और जिसके अंदर कुछ ज़्यादा अशुद्धियाँ हों उसे बोलेंगे खनिज। जो खानों से निकाल कर लाए थे हम, जो खानों से निकाल के लाए थे उसे खनिज बोलेंगे, जिसके अंदर ज़्यादा अशुद्धियाँ होंगी, और जिसके अंदर थोड़ी कम अशुद्धियाँ होंगी उसे बोलेंगे अयस्क। है लगभग दोनों का मायना एक ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें कुछ कम अशुद्धियाँ हैं, उसमें कुछ ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं, लेकिन है दोनों अशुद्ध पदार्थ ही। इनके अंदर शुद्ध रूप में धातु नहीं है। शुद्ध रूप में धातु हमें बनानी पड़ेगी बहुत सारे प्रोसीजरों से, गुजार कर उसे। सही है।
अब जैसे कि ये दे रखा है, देखिए आप समझ पा रहे हैं यानी नहीं देख पा रहे हैं इसको। ये दे रखा है अयस्क ले लिया हमने सबसे पहले, ठीक। तो अयस्क का सबसे पहले हम अयस्क का सांद्रण करेंगे, तो सांद्रण करेंगे, तो सांद्रण करने के बाद हमें सांद्रित अयस्क मिल गया। अब सांद्रीकृत अयस्क से धातु प्राप्त करेंगे, तो धातु प्राप्त करने के लिए क्या है, देखिए 3 भागों में बढ़ गया। कुछ उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक, कुछ मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, कुछ निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो इन सभी को शुद्ध करने के प्रोसेस अलग अलग हैं। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उसे गलित धातु और विद्युत उपकरण के करने के बाद जो है शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। अच्छा, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो वो भी 2 भागों में है। उसमें अगर किसी अयस्क में कार्बोनेट अयस्क है तो उसे निस्तापन विधि से जो है सिद्ध करेंगे, और किसी अयस्क में सल्फाइड अयस्क मिला हुआ है तो उसे भर्जन विधि से। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर किसी अयस्क में कार्बोनेट अयस्क है, अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसे निस्तापन विधि से, और सल्फाइड अयस्क है तो उसे भर्जन विधि से। इन दोनों विधियों से शुद्ध करने के बाद जो हमें मिला है धातु का ऑक्साइड होगा, वो ऑक्साइड के रूप में होगा। तो अब उसे हम अपचयन करेंगे, मतलब जो ऑक्साइड है उसे हटाएंगे। तो अब वो ऑक्साइड हट गया, कुछ और उसमें अशुद्धि धातु मिलेगी, कुछ और उसमें और प्रकार की अशुद्धि होंगी, तो वो शोधन करेंगे, फिर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। अब ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो है, इसमें क्या होगा, सल्फाइड का अयस्क, अगर सल्फाइड का अयस्क आया तो हमने भर्जन विधि से कर दिया। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे भी हमने सल्फाइड अयस्क होगा तो भर्जन विधि यूज की थी, ऐसे यहाँ पे सल्फाइड अयस्क होगा तो भर्जन विधि, फिर अशुद्ध धातु को शोधन कर लेंगे, शोधन के बाद शुद्ध धातु हो जाएगी। अब ये सारे प्रोसीजर की में जो स्टेप हैं वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने बता दिया कि धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म खनिज से या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। अब इसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप हैं जिसे हम पढ़ेंगे। अब जैसे खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी से निकाले जाने वाला वह पदार्थ जिसमें पृथक करके धातु निकाला जाता है, उसे ही तो हम पृथक करके धातु निकालते हैं। पृथ्वी से जो निकाल के लेकर आते हैं, हम खानों से जो निकाल के लेकर आते हैं, तो उससे पृथक करके जो धातु निकाली जाती है तो उस पदार्थ का नाम क्या होता है, खनिज। अच्छा, अयस्क में, खनिज और अयस्क में क्या फ़र्क है, वह खनिज जिससे आसानी से कम खर्च पर धातु अलग कर ली जाती है अयस्क कहलाती है, ठीक है। जैसे क्या, CuSO4। अब अगली हेडिंग है अधात्री अथवा मैट्रिक्स। अधात्री अथवा मैट्रिक्स, देखिए अधात्री किसे कहते हैं। जैसे कि हम आमतौर पर हमारे घरों में सिविल काम होता ही रहता है, तो जब प्लास्टर करते समय हम रेते को चल्ले में छानते हैं, ठीक। जब उसे छानते समय उसमें से कुछ मिट्टी की रोड़ियाँ, कुछ पत्थर वगैरह निकलते हैं, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा, एक तरीके से धातु का शोधन कहलाएगा, ठीक, या धातु कर्म कह दो उसको, या धातु कर्म कहला दो, या धातु का शोधन कहला दो। अब ये जो अशुद्धियाँ निकली हैं जिन्हें हम मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इसे क्या बोलेंगे, ठीक, इसे बोलेंगे अधात्री। अधात्री ये जो जैसे कि रेते को शुद्ध करते समय क्या निकली थी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, तो उस रेते की अधात्री क्या हो गई, वो हो गई। ऐसे ही जब हम धातु कोई धातु शुद्ध करते हैं तो जब उसे हम छानते हैं, देखिए जैसे लिख रहा है, पृथ्वी से निकाले गए खनिज में कंकड़, बालू, पत्थर के टुकड़े आदि अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं। ये जो गंदगियाँ हैं, ये जो कंकड़, पत्थर, बालू हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अयस्क मिल रहे हैं हमें, जो खानों से जो अयस्क मिल रहे हैं वो बहुत तरह के होते हैं, तभी तो जो जिस तरह का अयस्क होगा उसी प्रकार से उसका शोधन किया जाएगा, ठीक। तो उसका ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है, ये अयस्क कौन सा है, ये किस प्रकार का है। तो देखिए नंबर 1, प्राकृतिक अयस्क। इन अयस्क में धातुएँ स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, ठीक। नंबर 2, ऑक्साइड अयस्क। वह अयस्क जो ऑक्साइड के रूप में मिले, वह अयस्क, इन अयस्कों में धातुएं ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। जो धातुएं जो होती हैं वो ऑक्साइड के रूप में होती हैं, केवल प्लेन प्योर धातु नहीं होती है, उनका ऑक्साइड रूप होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, Na धातु है तो ये प्लेन रूप में नहीं मिलेगी, ये इसका जो NaO धातु ऑक्साइड, सॉरी मैं दिखा नहीं आपको,
मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये Na एक धातु है और Mg भी एक धातु है, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं कि धातु अपने ऑक्साइडों के रूप में मिलती है, तो ये प्लेन धातु नहीं मिलेगी Na या Mg के, मतलब क्या कह रहे हैं, अपने ऑक्साइडों के रूप में NaO, Na2O, ठीक, और MgO। तो ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातु जो मिलेगी अपने ऑक्साइडों के रूप में मिलेगी, खानों से जो हमें धातु मिलेगी वो ऑक्साइडों के रूप में मिलेगी। काय में, ऑक्साइड एस्क में, मतलब जो धातु हमें खानों से जो धातुएं मिल रही हैं वो बहुत सारे प्रकार हैं। ऑक्साइड एस्क है, सल्फाइड एस्क है, कार्बोनेट एस्क है, तो सबके अलग अलग प्रकार हैं। तो इसमें ऑक्साइड रूप में मिलेगी धातु, जो उनसी भी धातु होगी, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, तो उसका जो ऑक्साइड रूप होगा। सल्फाइड एस्क का मतलब क्या है, इन एस्कों में धातुएं सल्फाइड रूप के रूप में मिलेंगी में पाई जाती हैं, जैसे कि CuFe2S2 कॉपर पाइराइड, ठीक। कार्बोनेट अयस्कों का क्या मतलब है, तो इन अयस्कों में धातुएं अपने कैलोराइडों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे AgCl हार्न सिल्वर, ठीक है। कार्बोनेट अयस्कों में जो है, इन अयस्कों में धातुएं अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि CuCO3, ये कार्बोनेट रूप हो गया। और कैलोराइड अयस्क क्या हो गया, इन अयस्कों में धातुएं अपने कैलोराइडों के रूप में। बहुत सीधी सी बात है, जिस तरह का अयस्क के आगे जो सा नाम लिख लिया कैलोराइड है, तो धातु कैलोराइड के रूप में पाई जाएगी। कार्बोनेट है तो धातु कार्बोनेट के रूप में पाई जाएगी। सल्फाइड रूप है, सल्फाइड के रूप में पाई जाएगी। ऑक्साइड रूप है तो धातु अपने ऑक्साइड के रूप में पाई जाएगी, ठीक है। और उसी प्रकार की अशुद्धि को दूर करके, जैसे ऑक्साइड है, ऑक्साइड के रूप में धातु मिल रही है हमें, तो हम इसे ऑक्साइड को दूर करके प्लेन धातु को ले लेंगे। सल्फाइड को दूर कर अलग करके जिस विधि से भी हो सकता है, उस सल्फाइड को दूर करके, सल्फाइड किस विधि से दूर बताया मैंने, भर्जन विधि से, ठीक, शायद भर्जन विधि से ही बताया था, ठीक है। अब धातु कर्म, दोबारा से जो मैंने बताया, अब धातु कर्म का यहाँ से प्रोसीजर चालू हो रहा है, इसलिए मैंने धातु कर्म की परिभाषा दोबारा लिखी है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। जो अयस्क मिला था हमें, उससे प्लेन धातु प्राप्त करने की क्रिया को, जो साफ धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहेंगे, धातु कर्म। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करेंगे, जिस विधि से भी किया जा सकता है, ठीक। फिर धातु का निष्कर्षण करने की भिन्न भिन्न विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। अब सबसे पहले क्या है, धातु का अयस्क का सांद्रण कैसा होगा। पहली बात तो ये देखते हैं कि अयस्क का सांद्रण कहते किसे हैं। अयस्क खानों से निकाले जाते हैं, जिसमें कंकड़, पत्थर, बालू आदि बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने की विधि सांद्रण कहलाती है। मतलब बड़ी बड़ी अशुद्धियों को दूर करने की विधि क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। अब इन अयस्क का सांद्रण करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक, जिसमें एक विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक। इन सारी वारी से सारी विधियों को पढ़ेंगे। अब गुरुत्व पृथक्करण विधि पढ़ते हैं हम। देखिए क्या है गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा भारी अयस्क जैसे SONO2 तथा Fe2O4 का सांद्रण किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो विधि है, गुरुत्व पृथक्करण विधि जो है, इससे हम किसका सांद्रण करते हैं, जो भारी अयस्क होते हैं, ठीक है, जो भारी अयस्क होते हैं उसका सांद्रण करेंगे। देखिए, इस विधि के लिए पहले अयस्क को बारीक करके पीस लिया जाता है। इस पिसे हुए अयस्क को तालाब में डालते हैं। तालाब में डालने के बाद पानी को खूब हिलाते हैं। चूँकि धातु भारी होती है, मैंने कहा था ना भारी है इसको का सांद्रण करेंगे, तो चूँकि धातु भारी होती है, इसीलिए वह पानी में नीचे बैठ जाएगी। हमने देखा होगा जो भारी चीज़ होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है, और जो हल्की होती है वो पानी में ऊपर तैरती रहती है। जैसे कि गेंद हल्की होती है, वो पानी में तैरती है। अगर लोहे की कोई छड़ डाल दो तो पानी में अंदर डूब जाएगी। तो इसमें भी यही है, जो धातु है वो भारी है तो वो पानी में डूब जाएगी। पीस हमने पहले लिए बारीक करके, तो जो पानी में नीचे बैठ जाएगी, और जो अधातु है, जो अशुद्धि है, वो पानी के साथ बह के बाहर चली जाएंगी। तो फिर हम उस शुद्ध धातु को जो है किसी प्रकार उससे निकाल लेंगे और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। यही हमने इस सारी विधि में लिखा है कि इस विधि के लिए पहले अयस्क को बारीक करके पीस लिया जाता है। इस पिसे हुए अयस्क को तालाब में डालते हैं। तालाब में डालने के बाद पानी को खूब हिलाते हैं। चूँकि धातु भारी होती है, इसलिए वह पानी में नीचे बैठ जाती है और
अशुद्धियाँ ऊपर आ जाती हैं, जो गंदगियाँ होती हैं वो ऊपर तैरती रहती हैं। चूँकि अशुद्धियाँ हल्की होती हैं और अशुद्धियाँ पानी में तैरकर निकल जाती हैं और शुद्ध धातु को निकाल लिया जाता है। ये कौन सी विधि है? गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या करेंगे, पहले अयस्क को हमने बारीक करके पीस लिया, अयस्क को बारीक करके पीस लिया। पीसने के बाद उसे पानी तालाब में डाल दिया। तालाब में पानी चल लिया हो, नहीं चल लिया हो तो आप उसे हिला दो डालने के बाद, ताकि जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएँ, सॉरी जो शुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएँ, शुद्ध धातु है वो नीचे बैठ जाए, जो अशुद्धि है वो ऊपर आ जाएँ। जब पूरी तरीके से अशुद्धियाँ ऊपर आ जाएंगी और शुद्ध धातु नीचे बैठ जाएंगी, जो उसे अशुद्धियों को या तो किसी कपड़े से या किसी चीज़ से छान के अलग कर लो या उसे पानी के जरिए बहा दो और शुद्ध धातु को नीचे से निकाल लो। तो ये एक विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि का नाम है गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब दूसरी विधि है झाग प्लवन विधि। झाग प्लव विधि, इसमें क्या है देखिए, पहले इसे पढ़ लीजिए आप। इस विधि द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जैसे कॉपर पाइराइड और सिल्वर ग्लांस आदि। जैसे जब किसी चारों तरफ बंद तथा ऊपर से खुले हुए स्थान पर, ठीक है, कोई नांद टाइप ले लिया, ठीक, या कोई गड्ढा कर लिया इस तरह का, चारों तरफ बंद तथा ऊपर से खुले हुए स्थान पर अयस्कों को तेल और जल के साथ मिश्रण में डालते हैं। तेल और जल दोनों चीज़ें हों, तेल और जल के मिश्रण में अयस्क को डाल दिया हमने, मतलब जल के साथ तेल और होगा, तब हम ऊपर से उस अयस्क को डालेंगे और बाहर से वायु छोड़ी जाती है तो धातु झागों के साथ ऊपर आ जाती है और अशुद्धियाँ नीचे पहुंच जाती हैं। इसमें क्या होगा, इसमें उस धातु का या उस अशुद्धि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसमें जो ये अयस्क है, इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो भारी हैं और धातु कुछ हल्की है, तो धातु ऊपर आ जाएगी और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी। जैसे कि ये चित्र देखिए आप, चित्र में से समझ में आएगा, ठीक है। ये हमने पानी भर लिया, पानी तथा तेल दोनों ले लिए। अब पानी तथा तेल ले लिया, इसमें ही हमने वो डाल दी, अयस्क डाल दिया। जब अयस्क डाल दिया और बाहर से किसी पाइप के जरिए हमने हवा छोड़ी, तो नीचे से जब हवा आ गई तो बुलबुले निकलेंगे, तो बुलबुलों के जरिए जो है जो शुद्ध धातु होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो भारी चीज़ होगी, अशुद्धियाँ होंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी। क्योंकि हमें इस विधि को करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये इस धातु में कौन सी अशुद्धि है, कि धातु भारी है या अशुद्धियाँ भारी हैं। अगर धातु भारी होगी तो धातु नीचे बैठेगी, अशुद्धियाँ ऊपर जाएंगी, अशुद्धियाँ भारी होंगी तो अशुद्धियाँ नीचे बैठेंगी, धातु ऊपर जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो है धातु अशुद्धियाँ भारी थी वो नीचे बैठ गई और शुद्ध धातु हल्की थी वो झागों के साथ ऊपर आ गई, उसे हम निथार कर अलग कर लेंगे। तो इस विधि का क्या नाम है, झाग प्लवन विधि। तो अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो क्या करेंगे कि हमने एक ऐसा बर्तन लिया जो कि चारों तरफ से बंद था और ऊपर से खुला हुआ था, ठीक, उसमें पानी और जल और तेल, पानी या तेल का मिश्रण डाल दिया। पानी और तेल के मिश्रण में से बाहर से हमने अयस्क डाला। अयस्क डालने के बाद एक पाइप के जरिए वायु छोड़ी। वायु छोड़ने पर बुलबुलों के साथ शुद्ध धातु जल की सतह पर आ गई और अशुद्धियाँ जल के नीचे बैठ गई। जब शुद्ध धातु जल की सतह पर आ गई, उसे किसी प्रकार से जो है अलग कर लिया और इसी विधि को झाग प्लव विधि कहते हैं। अगर आप परिभाषा इसे देख के भी लिख सकते हो, जैसे, या फिर इसे ऐसे लिख दो, जब किसी चारों तरफ बंद तथा ऊपर से खुले हुए स्थान पर अयस्कों को तेल और जल के मिश्रण में डालते हैं और बाहर से वायु छोड़ी जाती है तो धातु झागों के साथ ऊपर आ जाती है और अशुद्धियाँ नीचे पहुंच जाती हैं, ठीक है। ये झाग प्लव विधि हो गई। अब पढ़ते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि बहुत आसान है। हमने देखा होगा कि चुंबक जो है धातु को अपनी ओर खींचती है, ठीक। तो अगर अयस्क के अंदर ऐसी धातु है जो चुंबक से खिंचाए, या ऐसी अशुद्धियाँ हैं, चुंबक को धातु को छोड़ो, जो अशुद्धियाँ हैं वो इस प्रकार की हैं कि जैसे कि लिख रहा है, जब अयस्क चुंबकीय होता है तथा अशुद्धियाँ चुंबकीय होती हैं,
कहने का मतलब है जो अशुद्धियाँ हैं उसके अंदर वो चुंबक पे चिपक कर बाहर को आ जाएं। जैसे कि हमने देखा होगा कि कुछ मिट्टी में अगर कोई रुपया वगैरह खो जाए तो अगर हम धातु अगर हम उसे चुंबक से ढूंढें तो वो अपने आप चिपक कर आ जाता। तो अब ये कह रहे हैं कि अशुद्धियाँ अगर इस प्रकार की हैं कि वे चुंबक से चिपक कर बाहर आ जाएं तो उसे जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। जैसे कि जब अयस्क चुंबकीय होता है तथा अशुद्धियाँ चुंबकीय होती हैं तब अयस्क में चुंबक लगाकर धातु को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, धातु अलग हो जाएगी, अशुद्धियाँ अलग हो जाएंगी, अशुद्धियाँ जो है चुंबक पर लग कर आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब धातु का निष्कर्षण, अब धातु का हम निष्कर्षण करेंगे। अब तक क्या हम कर रहे थे? अब तक हम कर रहे थे धातु का, अब तक कर रहे थे उसका सांद्रण कर रहे थे हम। ठीक, अयस्कों का सांद्रण कर रहे थे अब तक। अब करेंगे हम धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण करने की भी कई सारी विधियां हैं, अलग अलग प्रकार की धातुओं के अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। अब ये सबसे पहले धातु का जो है निष्कर्षण देखिए कि जो अब तक हमने सारे प्रोसीजर से सांद्रित अयस्क हमें मिला है, तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अब ये अब तक इतनी प्रक्रियाओं द्वारा हम ऐसा मान के चलो कि हम आधे रास्ते में आए हैं। कहने का मतलब है अभी हमें आधी अशुद्ध धातु प्राप्त हुई है। अब इसे शुद्ध करने की क्रिया जो आगे का जो नाम है वो धातु का निष्कर्षण है। अब वो किन किन विधियों से होगा, किस तरह की अशुद्धि होगी तो कौन सी विधि अपनाई जाएगी, हर अशुद्धि के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं सांद्रित अयस्क को धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए कुछ प्रमुख विधियाँ हैं, जैसे क्या, ठीक, यह है निस्तापन। इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा, ये सब ध्यान रखना, वायु की सीमित मात्रा में इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं और अशुद्धियाँ वाष्प के साथ निकल जाती हैं। निस्तापन क्रिया कहलाती है। ठीक है। ये क्रिया कार्बोनेट और ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के लिए प्रयुक्त की जाती है। मतलब अगर धातु के अंदर कार्बोनेट है, ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, इन तीनों अशुद्धियों को दूर करने के लिए निस्तापन विधि का प्रयोग किया जाता है। ये ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद करना होगा। इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका, अगर कोई और अशुद्धि होगी तो कोई और विधि अपनाई जाएगी। तो इसमें क्या शर्त होगी, इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क, जो सांद्रित अयस्क हमें मिला है तो उसमें वायु की सीमित मात्रा होगी, वायु अधिक नहीं होगी, एक निश्चित मात्रा होगी, में गर्म करेंगे कि वह पिघले नहीं, इतना गर्म करें कि वो पिघले भी नहीं। ठीक। और अशुद्धियाँ जो उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं, ये क्या अशुद्धियाँ कौन सी है, कार्बोनेट, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये भाप बनकर उड़ जाएंगी तो शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। जब ये भाप बनकर उड़ जाएंगी तो शुद्ध धातु हमें ये प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि है Al2O3H2O, तो अब Al2O3 हमें मिल गई, 2H2O ये पानी जो है भाप बनकर उड़ गया, तो ये शुद्ध धातु हमें, शुद्ध धातु मिल गई हमें, शुद्ध धातु। ठीक। अब वो निस्तापन पढ़ी थी, अब भर्जन पढ़ लो। भर्जन और निस्तापन में कितना फ़र्क है ये देख लीजिए आप। इस अभिक्रिया में सांद्रित अयस्क को अधिक वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, वायु भी अधिक होगी और ताप भी अधिक होगा उसमें, और इतना गर्म करें कि वह पिघले नहीं। ठीक, इसे ही भर्जन क्रिया कहते हैं। ठीक है। ये एस लिया, धातु ली और ऑक्सीजन ली। ठीक। और जब इन दोनों को गर्म करा तो क्या बना, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है। तो इसमें क्या शर्त होगी, इस अभिक्रिया में सांद्रित अयस्क को अधिक वायु की उपस्थिति में और अधिक ताप पर इतना गर्म करें कि वह पिघले नहीं, तो इसे ही भर्जन क्रिया कहते हैं। अब गालक पदार्थ, देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिख रखा, वे पदार्थ जो अयस्क में मिलकर, जो हमें अयस्क मिला था उससे मिलकर और उच्च ताप पर क्रिया करके अयस्क की अशुद्धियों को गलाकर, जो अयस्क के अंदर अशुद्धियाँ हैं उन्हें गलाकर अयस्क से अलग कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक एक अलग से पदार्थ डालते हैं हम, जैसे अभिक्रिया हो रही है,
अभिक्रिया होते समय बाहर से हमने कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया जो उसके अंदर गंदगियाँ हैं, जो उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं, उन्हें गलाकर अलग कर दे और शुद्ध धातु मिल जाए। तो वे पदार्थ जो अयस्क में मिलकर, जो अयस्क है उसे मिलकर उच्च ताप पर क्रिया करके अयस्क की अशुद्धियों को गलाकर अयस्क से अलग कर देता है। जो अशुद्धियाँ हैं उनके अंदर उन्हें गलाकर अयस्क से अलग कर देता है। तो वो क्या कहला, वो पदार्थ, उन पदार्थों के नाम क्या हैं? गालक। ये दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय और अम्लीय। सही है, ये क्षारीय और अम्लीय पदार्थ होते हैं। क्षारीय और अम्लीय पदार्थों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, क्षारीय गालक, अगर यदि अशुद्धि अम्ल होगी, अगर अयस्क के अंदर अशुद्धियाँ अम्ल के रूप में होंगी तो क्षारीय डालेंगे। क्यों? उल्टा क्यों डालने हैं? क्योंकि हमें पता है क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके जो है उसे क्षार अपनी ओर को खींच लेगा अम्ल को, ठीक। तो वो जो यौगिक था वो शुद्ध धातु एक तरफ हो जाएगी और क्षार अम्लीय अशुद्धियाँ जो होगी उसे अपनी ओर मिला लेगा। देखिए, यदि अयस्क में अम्लीय अशुद्धियाँ होती है तो उसमें क्षारीय गालक मिलाकर अशुद्धि दूर की जाती है, क्योंकि क्षार और अम्ल एक दूसरे को खींचते हैं। ये क्षार और अम्ल एक दूसरे को खींचते हैं, तो क्षार और अम्ल आपस में क्रिया कर लेंगे और जो बाकी शुद्ध धातु होगी वो अलग मिल जाएगी और क्षार और अम्ल की प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। जैसे कि MgCO3 है, तो इसमें अशुद्धि क्या है? CO3। सही है। अब हमने अम्लीय अशुद्धि ये जो है क्षारीय गालक है, MgCO3 क्या है? गालक ले लिया हमने। और ये क्या है हमारे पास? अम्लीय अशुद्धि। ये धातु के अंदर जो है ये अम्लीय अशुद्धि है, तो हमने गालक कौन सा लिया? क्षार लिया। तो जब क्रिया करने के बाद जो है MgSiO2 अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, मतलब यह अलग हो गया। कहने का मतलब यह है, यदि अयस्क में अम्लीय अशुद्धियाँ होती है तो गालक जो डालते हैं वो क्षारीय गालक डालते हैं। यदि क्षारीय अशुद्धियाँ होगी तो अम्लीय गालक डालेंगे, एक दूसरे का अपोजिट डालेंगे, ताकि वो आपस में क्रिया करके अशुद्धि को दूर कर दें और शुद्ध धातु को एक तरफ कर दें। ठीक है। अब जैसे कि इसका यह है अम्लीय गालक, यदि अयस्क में क्षारीय अशुद्धियाँ होती है तो उसमें अम्लीय गालक मिलाया जाता है, ठीक। ये क्षारीय अशुद्धि है तो अम्लीय गालक मिला दिया, तो इन्होंने आपस में क्रिया करके जो है शुद्ध धातु को अलग कर दिया। अब यह है पिरगलन। पिरगलन किसे कहते हैं? गालक करने की जो क्रिया हो है, जैसे अयस्क में उचित गालक और कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करें। मतलब एक ऐसा उचित ज़रूरत के मुताबिक, अयस्क के मुताबिक जो उनसा गालक डाला जा सकता है, क्योंकि गालक अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जिस गालक की ज़रूरत है अयस्क को, तो ऐसा गालक डालकर और मिश्रण को उच्च ताप पर, उस जो डालने के बाद जो हमें मिश्रण मिला उसे बहुत ऊंचे ताप पर गर्म करके गलाने की क्रिया, जो गालक के जरिए वो अशुद्धियाँ गलेगी, तो इस क्रिया को पिरगलन बोलेंगे। दोबारा से समझ लो, अयस्क में उचित गालक डालकर ज़रूरत के मुताबिक, उचित का मतलब है ज़रूरत के मुताबिक, गालक और कोक दोनों गालक डालकर मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर, बहुत ऊंचे ताप पर गर्म करके जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें गलाने की क्रिया को पिरगलन कहते हैं। दो बातें हैं इसमें। अयस्क लिया, अयस्क में हमने गालक डाल दिया और गालक डालने के बाद उसे बहुत ऊंचे ताप पर गर्म करा, इतने ऊंचे ताप पर गर्म करा कि जो अशुद्धियाँ हैं वो गालक के साथ मिलकर अलग हो जाएं। तो इस सारी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पिरगलन बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये उदाहरण भी दे रखा है, Fe2O3 + 3C, तो 2Fe + CO2 3CO। अब ये है संक्षारण। संक्षारण कोरोसिन, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। संक्षारण मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम कोई धातु को, जैसे किसी भी धातु को, ये लोहा है धातु, तो इसे हम अगर बाहर कुछ दिन के लिए डाल दें तो वायु में भी नमी होती है, या बारिश के कारण या वायु की नमी के कारण उस पर एक जंग सी जम जाती है, जंग जम जाती है, पतली परत जम जाती है, जिसे जंग बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया को, जंग के जमने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संक्षारण। जैसे कि मैंने लिखा है, जब धातु को लंबे समय बाहर नमी में या वायु की उपस्थिति में रखने पर कुछ धातुओं पर एक पतली परत जम जाती है, ठीक।
इसे जंग कहते हैं, और इस प्रक्रिया को, ये जमने की जो प्रक्रिया है उसको संक्षारण कहते हैं। ठीक है। अब संक्षारण से सुरक्षा मतलब जंग से सुरक्षा कैसे पा सकते हैं? आमतौर पर कलर कर दो धातुओं पे, या फिर बहुत सारी धातुएं ऐसी आती हैं जिनके धातु के ऊपर उनका लेप चढ़ा दो। जैसे एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे धातु के ऊपर पेंट की परत चढ़ाना। ठीक, धातु की सतह पर पेंट की परत चढ़ा देते हैं जिससे धातु जंग से बच जाती है। तो जैसे साइकिल पर कलर होता है, कार पर कलर होता है, बस पर इत्यादि पर, इन पर फिर जंग नहीं आती है जब कलर होने के बाद। ठीक। यशद लेपन, सही है, जिंक कोटिंग है ये। इस विधि में लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिसे लोहे के पाइप, तार, सीट इत्यादि होते हैं। ठीक है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर, तो फिर उस पर जंग नहीं आती। यह है मिश्राबन। संक्षारण से बचने के लिए लोहे के साथ अन्य धातु मिलाई जाती है और लोहे जंग से बच जाता है। कुछ यह है संक्षारण। तो मतलब उससे जंग से बचने के लिए लोहे के मिक्सिंग में कुछ और धातु भी मिलाई जाती हैं, फिर उस पर जंग नहीं आती, तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रातबन। संक्षारण से बचने के लिए लोहे के साथ अन्य धातु मिलाई जाती है और लोहे जंग से बच जाता है। ठीक।